गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो हम लोग शुरू करते हैं अपनी बातचीत फिर आज, है ना। सभी ऑनलाइन स्टूडेंट्स को भी गुड मॉर्निंग। शिवानी है अभी, और भी बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स हैं। आइए हम लोग बात करते हैं। हम लोग कल राजनीतिक इतिहास पे बात कर रहे थे, और आप सभी को याद होगा बातचीत के क्रम में कल हम लोगों ने तुगलक वंश पे बात की थी, याद है सभी को, और सैयद वंश पे बात की थी। कुछ बात नहीं करना था सैयद वंश पे, यही बात की थी हमने। कुछ बात नहीं करना था, यही बात की थी हमने, है ना। और लोधी वंश पे बात की थी। लोधी वंश पे कुछ तो बात कर ही ली थी हमने। जो बात ध्यान रखनी चाहिए हमें, उसका हमने ध्यान रखा था। इसके बाद हम लोगों ने प्रशासन पे बात की थी, और केंद्र की जब हम बात कर रहे थे तो आपको याद होगा सुल्तान, महत्वपूर्ण मंत्रालय, अन्य मंत्रालय, महत्वपूर्ण अधिकारी और कारखाना। ठीक है। पहला तो काम हमें से ही करना है कि बहुत सारी चीजें भी पढ़नी हो, कम भी पढ़नी हो, अपने स्ट्रक्चर पे रहिए। आप स्ट्रक्चर पे आते ही एक कॉन्फिडेंस आ जाता है, अच्छा बस इतना ही पढ़ना था, बहुत कम पढ़ना है। ठीक है। कभी कभी लगे बहुत ज्यादा पढ़ना है ना, तो उसका शीर्षक क्यों लिख लिया करिए। आपको लगेगा बहुत कम पढ़ना है। कुछ ना कुछ अपने आप से करते रहना है आपको, ठीक है। एक एक टॉपिक जब एंड पे आ जाएंगे तो उसके बाद होता है कि अब नया नहीं पढ़ना है। थैंक गॉड। ईश्वर को धन्यवाद दीजिएगा, कहिएगा अब नया इसमें कुछ भी, अब जो पढ़ना है पढ़ लिया, अब इसको दोहराते रहना है। तभी तक की चुनौती है जब तक हम नई नई चीजों को पढ़ रहे हैं। ठीक है। ऐसे ही आपको याद होगा प्रांत के बारे में हमने एकता व्यवस्था को लेकर के कुछ बातें बताई थी। ठीक है। सामंतवादी व्यवस्था से थोड़ी तुलना भी आप कर सकते हैं इसकी, है ना, एक्सप्लेन किया था। फिर जिला यानी शिक की बात हुई थी आपसे, दो अधिकारियों की बात हुई थी। परगना का जिक्र हुआ था। ग्राम में खुद मुकद्दम, पटवारी, इन सब का जिक्र हुआ था। परगना में चौधरी का जिक्र हुआ था। ऐसे ही जो राजस्व के जो मेन स्रोत थे आय के, उसके बारे में परिचय तो पहले दिया ही जा चुका था, कल एक बार दोहरा दिया गया था। भू राजस्व का निर्धारण को लेकर के देखेंगे आप, तो हमने कहा था कैसे निर्धारण होता था। तो एक बटाई, एक कनकूत या नस्क, अनुमान आधारित, अनुमान का इतना दे देना तुम मुझे, दादागिरी इतना दे दियो भाई तू, ठीक है। और तीसरा हमने कहा था भूमि माप के आधार पे तो ज्यादा विकसित नहीं था, वो शुरुआती अवस्था थी। अलाउद्दीन खिलजी ने ही प्रयोग किया, फिर बाद में चला नहीं, फिर एमबीटी ने थोड़ा प्रयोग किया उसके ऊपर, तो कुछ प्रयोग शुरू हो गया था सल्तनत काल में। बस ये था कैसे भू राजस्व निर्धारण करना। तो बटाई, कनकूत या नस्क और मसाहत, तीन बातें यहां बताई थी। और सेना को लेकर के कुछ जानकारी थी उसमें, तो हमने कहा आप जैसे बॉडीगार्ड की टीम बनाई थी इल्तुतमिश ने, और दीवाने अर्ज, गुप्तचर विभाग, ये सब बनाया था बलबन ने। ऐसे ही आपको कुछ कुछ जानकारी उसमें और मिल जाएगी। भूमि राजस्व के रूप में वेतन देना शुरू किया, फिर तुगलक ने पद को वंशानुगत बना दिया। ये तीन बातें तो हमने नॉर्मल क्रम में ही आपको बता दी है, पढ़ने के क्रम में ही। ठीक है। इसके अलावा भी दो चार बातें वहां हैं, उसको पढ़ लीजिएगा, क्योंकि एक तरह से ये सब राज्य सैनिक राज्य हैं, पुलिस राज्य हैं। 1947 तक के राज्य, इवन अंग्रेजों के भी राज्य, ठीक है, सेमी डेमोक्रेटिक ही कहलाते थे तो पुलिस ही राज्य एक तरह से था वो भी, बट ठीक है। 18वीं सदी तक के राज्य तो एक तरह से पुलिस राज या मिलिट्री स्टेट ही कहिए आप उसको, ताकत के दम पे ही पूरी व्यवस्था। तो सेना का महत्वपूर्ण पहलू तो हो ही जाता है। राजनीतिक इतिहास के संबंध में इन तीन वंश से पहले आपको याद होगा एक गुलाम वंश और एक खिलजी वंश की बात हो गई थी। कुल इतनी ही बात हुई है, ज्यादा है क्या?
ठीक है ना। साइकोलॉजिकली भी घिरना बहुत जरूरी होता है कभी कभी टॉपिक को, ठीक है ना। 2 क्लास में हम लोगों ने इसी मुद्दे पे बात की थी। 2 छोटी छोटी चीजें और हैं। एक मंगोल हमला को लेकर के है ना, और एक पतन, है ना। मंगोल आक्रमण की बात करें हम लोग, कुछ पॉइंट्स को, वैसे तो नोट्स में लिखा हुआ है आपके, फिर भी लिखवा देता हूं मैं कॉपी के अंदर, ठीक है। जैसे आपको याद होगा तुर्कों ने भारत पे कब्जा किया, ठीक है। वैसे ही भारत पर निरंतर मंगोलों का, पूरे सल्तनत काल में ही मंगोलों का हमला होता रहा, लूटपाट के उद्देश्य से। मंगोलों ने हमला किया लूटपाट के उद्देश्य से। देखिए आप, मंगोल आक्रमण लिखें आप, लिखे, इसमें से लिखते चलेंगे आप कि पहली बार, फर्स्ट टाइम, खतरा उपस्थित हुआ इल्तुतमिश के काल में, ठीक है। जो चंगेज खां था मंगोलिया का, और बहुत ही क्रूवेल आक्रमणकारी था, जहां भी जाता था वहां तहस नहस करता था, खौफ पैदा करता था, ठीक है। चंगेज खां मंगबरनी करके एक शासक था ख्वारिज्म का, ख्वारिज्म, चंगेज खां मंगबरनी का पीछा करते हुए भारत की सीमा में प्रवेश किया। एक का पीछा करते करते भारत की सीमा में प्रवेश कर गया, ठीक है। इसी में लिखेंगे आप, इल्तुतमिश ने मंगबरनी को किसी प्रकार की सहायता नहीं दी। इल्तुतमिश ने मंगबरनी को किसी प्रकार की सहायता नहीं दी, सहायता नहीं दी, और चंगेज खां वापस लौट गया। मंगबरनी छिप गया था भारत की सीमा में। मंगबरनी ने मदद मांगी थी इल्तुतमिश से, इल्तुतमिश ने मना कर दिया मदद देने से, इल्तुतमिश ने मना कर दिया मदद देने से। और इल्तुतमिश ने चंगेज खां को मैसेज पहुंचाया कि भाई देखो, मैं कोई मदद उदद नहीं कर रहा हूं, तुमको पकड़ना है तुम पकड़ लो अपने उसको, ठीक है ना। चंगेज खां को लगा कि पहले ही से डरा हुआ, इसको क्या डराना फिर अब बालक को। उसने बालक को डराया नहीं, फिर चंगेज खां ने छोड़ दिया, ठीक है जा ऐश कर ले तू, अभी नया नया तेरा जीवन शुरू हो रहा है भारत में भी, तुम कर लो जीवन जी लो। वापस हो गया, खतरा टल गया। अगला पॉइंट लिखें, रजिया के समय भी मंगोलों ने भारत की सीमा में प्रवेश किया। ठीक है। और इल्तुतमिश की तरह ही रजिया की नीति रही, इल्तुतमिश की तरह ही रजिया की नीति रही। ठीक है, फिर खतरा टल गया, है ना। मतलब ये सब निवेदन कर रहे हैं एक तरह से, भाई हम नन्हे मुन्ने बालक हैं, छोड़ो, तुम कहां हमारे पीछे पड़े हो। तो खतरा टल गया। बहराम शाह के समय लाहौर पर आक्रमण,
बहराम शाह के समय लाहौर पर आक्रमण, यानी यहां से लूटपाट शुरू कर दिया मंगोलों ने, जिनका काम होता था। ठीक है, देखिए बलबन बलबन ने मंगोलों के हमले को रोकने के लिए प्रतिरोध की नीति अपनाई। बलबन ने मंगोलों के हमले को रोकने के लिए प्रतिरोध की नीति अपनाई। ठीक है, बलबन ने मंगोलों के हमलों को रोकने के लिए प्रतिरोध की नीति अपनाई। ठीक, इसमें लिखें आप, उत्तर पश्चिम में राजकुमार मोहम्मद के नेतृत्व में योग्य सैनिकों को तैनात किया। ठीक है, मोहम्मद के नेतृत्व में योग्य सैनिकों को तैनात किया। लिखे, इसी चल जाएगा अभी। ठीक है, योग्य सैनिकों को तैनात किया, कॉमा, कुछ नए दुर्गों का निर्माण किया, कुछ नए दुर्गों या किलों का निर्माण किया, पुराने दुर्गों की मरम्मत कराई, तथा सेना को मंगोल हमले से निपटने के लिए हमेशा तैयार रखता था। मंगोल हमले से निपटने के लिए हमेशा तैयार रखता था। ठीक है, मतलब इसके बारे में कहा जाता है इसने कोई सैनिक अभियान नहीं किया। इसने कोई सैनिक अभियान नहीं किया ड्यू टू मंगोल, कहीं साम्राज्य विस्तार के लिए सेना मजबूत थी इसके पास, और हमेशा कभी भी अचानक शिकार के लिए सेना को बोलता था चलना है। ये टेस्ट करता रहता था कि सेना कितनी तैयार है, किसी भी समय रात्रि पहर भी शिकार पे चलना है। मंगोल हमले 24 घंटे में कभी भी कर सकते थे, उनका भी यही स्टाइल था। तो जो मंगोलों का स्टाइल था, तो बलबन ने उसी स्टाइल में पूरी तैयारी रखी अपनी। ठीक है, तो बलबन के काल में कोई साम्राज्य विस्तार नहीं हुआ था, आपको याद होगा, हमने कोई नया क्षेत्र नहीं बताया था। उसका एक रीजन माना जाता है मंगोल, क्योंकि कॉन्सेप्ट याद रखना, लिख ही लीजिए आप इस पॉइंट को भी। बलबन शिकार के बहाने सेना को चौकन्ना रखता था, ठीक है, शिकार के बहाने सेना को चौकन्ना रहता था। और ऐसा कहा जाता है कि मंगोल खतरे की गंभीरता को समझते हुए उसने साम्राज्य विस्तार के लिए
कोई अभियान नहीं किया। शुभेंदु जरा एसी को देखना भाई जरा। हाँ ये वाला चला दो। कोई अभियान नहीं किया। डन। कोई अभियान नहीं किया। तो मैंने इसलिए भी थोड़ा लिखा दिया है कि पिछले 2 बार से मंगोलों पे प्रीलिम्स में एक सवाल आ रहे हैं, दोनों बन गए हैं। अपने जो हैंड आउट है उससे या सतीश चंद्रा वाली किताब से, उस किताब से भी दोनों बन जा रहे हैं, चैप्टर में दिया हुआ है। समझ में आ रही है बात? तो जब खतरा सामने हो, मतलब लग रहा हो कि कुछ संभावना है, तो थोड़ा सा पॉइंट्स, क्योंकि ना कथन कारण वाला सवाल भी आने लगा है। बलबन ने साम्राज्य विस्तार के लिए कोई अभियान नहीं किया। अगला, बलबन सैन्य रूप से कमजोर था, तो दूसरा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। सैन्य रूप से मजबूत था वो। तो अभी ना इस तरह की, तो अब 2 बार ऐसा नहीं कि तीसरी बार सवाल आ ही जाएंगे, ये तो कतई नहीं मानता हूं मैं ऐसा अब यूपीएससी में होने वाला है। कभी हो गया तो हो गया, आज से 20-15 साल पहले, लेकिन जहां संभावना दिखती है वहां उसको यहीं रख दो। सुनो, वो यहीं रख दो उसको। हाँ, और तुम मुझे चाय पिला दो भाई, ठीक है ना? तो थोड़ी रफ्तार और बढ़ेगी क्लास की। ठीक, रफ्तार तो ठीक ही है ना? पर इंतजार ही करता हूँ कोई एक्सपर्ट कमेंट आए। बात समझ में आ रही है सभी को ना? दोनों बार सवाल पूछे गए हैं, हालांकि ऑप्शन में और भी ऑप्शन थे, बट मंगोलों वाले बिंदु को जानने से दोनों सवाल सॉल्व हो जा रहे थे। अब एग्जैक्ट सारा हूबहू क्वेश्चंस के सारे ऑप्शन याद नहीं रहते हैं पीटी वाले, बट जब हाँ पढ़ते हैं तो ध्यान में, एक दिमाग में छप जाता है कि हाँ चल क्या रहा है अभी। ठीक है, कथन कारण पे सवाल शुरू हुए हैं। कथन कारण के सवाल जैसे आप सब जानते ही हैं, थोड़ा बहुत फिर एक आइडिया दे दूं मैं आपको। मान लो कोई एक कथन ऐसे आ जाएगा कि बलबन ने साम्राज्य विस्तार के उद्देश्य से कोई अभियान नहीं किया। अभी हमने बताया आपको, सब इतिहासकार इस बात को मानते हैं। एक कारण आ जाएगा यहां पे, ठीक है। बलबन अमीरों एवं उलेमाओं के षड्यंत्र से डरकर, ठीक है, मान लो ऐसा कोई स्टेटमेंट आ गया, उसने अभियान नहीं किया। ठीक, तो दूसरा स्टेटमेंट तो गलत हो जाएगा, क्योंकि अमीर और उलेमा को कंट्रोल रख रहा था वो, तो ये स्टेटमेंट ही गलत हो जाएगा दूसरा स्टेटमेंट। मान लो यहां पे स्टेटमेंट ऐसा आ जाए कि मंगोलों के संभावित खतरे से डरकर उसने कोई अभियान, तो ये तो सही हो जाएगा आ गया। तो यहां स्टेटमेंट आ जाए कि बलबन सैन्य रूप से उतना मजबूत, बलबन की सेना, ठीक है, तुलनात्मक रूप से उतनी मजबूत नहीं थी, मान लो। क्योंकि जब इल्तुतमिश अभियान कर सकता है, सिंध और मुल्तान को जीत सकता है, कुतुबुद्दीन ऐबक जीत सकता है गजनी को, तो बलबन क्यों जीत? सुबह मजबूत सेना बनाई थी इसने, केंद्रीय सेना का गठन किया था इसने। ठीक है, स्टेटमेंट आ जाए यहां पे कि बलबन दिल्ली के आसपास लूटपाट की घटनाओं से चिंतित था। चिंतित हो सकता है, वो कथन सही हो सकता है, बट इसलिए उसने अभियान न चलाने का तो दूसरा रीजन था उसका तो सख्ती से निदान किया। मैं जस्ट एग्जांपल देके बता रहा हूं, इसमें इंफॉर्मेशन वाली बात नहीं होने जा रही है। अब कथन और कारण में इंफॉर्मेशन बेस्ड भी सवाल होंगे और ऐसे भी आ जाएंगे, वहां आपको अपनी बुद्धि लगानी पड़ेगी। एक बार इसको ठीक से समझ लीजिएगा। कथन का मतलब साम्राज्य विस्तार के उद्देश्य से कोई अभियान नहीं किया। बलबन ने क्यों अभियान नहीं किया? एक मंगोल खतरे को लेकर सावधानी बरत रहा था वो। ठीक, बलबन ने अभियान नहीं किया तो मंगोल खतरे को लेकर वो सावधानी, ये सबसे बड़ा रीजन सभी इतिहासकार मानते हैं इसको। ठीक है, तो क्या होगा, कभी कभी कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन भी आ जाएंगे। हो सकते हैं इसके 3-4 कारण हो।
ठीक है, हो सकते हैं इसके 3-4 कारण हो, तो कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन भी आ जाएंगे। तो कथन और कारण में पहले ये जज करना पड़ता है कि दोनों स्टेटमेंट सही है या गलत। पहला सही दूसरा गलत, पहला गलत दूसरा सही, तब तो बात वहीं खत्म हो जाती है। समस्या तब आती है जब दोनों सही हो। तरीका समझ पा रहे हैं ना सभी लोग? जब भी दो कथन दिखे तो आपको पहले यह देखना है पहला सही और दूसरा गलत, या पहला गलत दूसरा सही तो नहीं है। तो आंसर तो वही बात बन गई आपकी। अब दोनों सही है तो यह देखा जाता है जो कथन है दूसरा उसका कारण है क्या। सही तो हो सकते हैं दोनों भी, बट कारण नहीं भी हो सकता, हो भी सकता है। बस जब आइडिया बेस्ड सवाल आएंगे तो थोड़ा आसान होता है ये। तथ्य में तो कहीं मुश्किल होती है थोड़ी बहुत कहीं पे भी, बट आइडिया बेस्ड सवाल जिस तरह से पिछली बार जो पीटी का नेचर चेंज हुआ 2023 में आपने देखा ही है। एक तो ऑप्शन थोड़ा और टफ कर दिया गया, 1 युग्म 2 युग्म 3 युग्म वाले हो गए। उसमें आपकी जिम्मेवारी थोड़ी और बढ़ गई है कि जितना भी पढ़िए आप उसको मजबूती से पढ़िए, मौका हाथ से ना जाए। और उन सब प्रश्नों को सॉल्व करके देखिए एक बार कि यूपीएससी इस तरह के प्रश्नों में सबके उत्तर मौजूद हैं। अब इस समय क्या ट्रेंड चल रहा है इसमें। आपको रिस्क भी तो लेना पड़ सकता है ना। तो पिछले जो 15-20 सवाल पूछे गए हैं उसमें यूपीएससी का दृष्टिकोण क्या था, किस तरह के ऑप्शन को महत्व, उसको अंतिम रूप से सत्य नहीं मानना होता है, बट जब हम विश्लेषण करते हैं तो दिमाग के किसी कोने में इन सब पहलू को भी बनाकर, कभी कभी पता चला 2 पता है तीसरा चौथा नहीं पता है, बात फंसी हुई है, पिछले ट्रेंड से कम एक कॉन्फिडेंस मिलता है, चलो रिस्क लेते हैं। चाय नहीं आई है अभी तक, आ गई? नहीं आने पर ना पता अलग अलग बातें निकलनी शुरू हो जाती है कुछ कुछ, मतलब ठीक है। तो ऐसे आया, मुझे लगा कि नहीं ये बात आपको एक बार समझा दूं मैं आपको। ये नया ट्रेंड है, 2 ही ट्रेंड उसमें नया है, ऑप्शन को टफ करना और कथन कारण। हम जब एग्जाम निकालते थे चारों अटेम्प्ट जो हमने पीटी क्वालिफाई किया था उसमें कथन कारण 15 से 20 सवाल होते थे। तो कथन कारण को हम मान के चलते थे ये पूरा का पूरा मेरा है। कथन कारण का मतलब ये 100% सही करना ही है मुझे, यहीं से बात शुरू करते थे। कोई भी सवालों को सही करके छोड़ेंगे इसे। ठीक, क्यों? थोड़ा कॉन्सेप्ट का इसमें स्कोप रहता है, या किसी भी विषय का हो। अभियान नहीं किया, यहां लगा दे क्योंकि, जैसे लगा के पढ़ेंगे क्योंकि, तो आपको एक फ्लो में मिल जाएगा उत्तर। यहां सडन से डर कर इसीलिए बल बने साम्राज्य विस्तार के लिए, इधर आप क्योंकि लगा के भी पढ़ सकते हैं, इधर आप इसीलिए लगा के भी पढ़ सकते हैं, दोनों सही हो तो। और भी तरीका ईजाद कर सकते हैं आप। मतलब पुरानी बातें याद आ रही हैं मुझे, अपने समय वाली बातें सब याद आ रही हैं। कैसे हम लोग जब कुछ नहीं समझ में आता था तो ये फॉर्मूला भी अप्लाई करते थे। लो, क्या इस पे फिट बैठ रहा है क्या? ये ऊपर वाले में क्योंकि लगा दिया, नीचे वाले में इसीलिए लगा के, पहले नीचे वाले को पढ़ लिया इसीलिए, फिर ऊपर वाले को पढ़ लिया, या ऊपर वाले में क्योंकि लगा के फिर नीचे वाले को पढ़ के देख लिया, जब दोनों सही है तो एक फ्लो सब लग जाता है। हाँ ये फ्लो टच कर रहा है, नहीं कर रहा है, ठीक है। रिस्क होता था बट लेते थे। थोड़ा सा फायदा ये था कि हमारे समय में नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, ठीक है। देखो कितना लंबा हो। पर मैं आपको बता दूं, हर दौर में एग्जाम टफ होते हैं। उस समय के लिए वही बहुत बड़ी बात होती थी। आपको पता है 150 क्वेश्चन जीएस के आते थे, 2 घंटे में सॉल्व करने होते थे। अभी भी आपको जो ओएमआर सीट आता है उसमें 160 कॉलम होते हैं। पीटी में कहीं नहीं लिखा हुआ कि यूपीएससी 100 प्रश्न ही पूछेगी। मैं आपको एक बात और समझा दे रहा हूं, ठीक है। कहीं लिखा रहता है क्या? तो इसलिए पुराने ट्रेंड को हम क्यों देखते रहते हैं? पुराने फैशन लौट के ही आते हैं, ठीक है। नहीं, मुझसे पहले वाला जमाना भी था तो उसमें कहीं नहीं लिखा हुआ है, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। कभी 120 ही आ जाए, मान लो एग्जाम्पल 125 आ जाए, एक बार लास्ट क्वेश्चन पलट के देख लिया जाता है, 100 ही है ना,
पता चला आप मान के चल रहे हैं 100 स्पीड आपने वही रखा है। इसलिए कहते हैं कि एक बार पेपर को थ्रू स्ट्रैटेजी बताई जाती है ना, पेपर को जरा देख लो एक बार ऐसे पलट के, सब पेज वेज फटा कटा तो नहीं है, मतलब कोई इश्यू तो नहीं है। ये सब व्यवहारिक बातें हैं जो सीख लेनी चाहिए आदमी को, है ना, एग्जाम देने के पहले। वहां जाकर किस तरह की गलती क्षम्य नहीं होती है। तो हर दौर में टफ होता है, बट ये वाला क्वेश्चन आपके लिए हर सेक्शन से पूछा गया है, इकोनॉमी से, पॉलिटी से। आप जो इंटीग्रेटेड पढ़ के जा रहा है उसके लिए आसान होगा ये। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों को साथ लेके चल रहा है, उसके लिए बहुत आसान होने वाला है। ठीक है। हमारे समय का जमाना ऐसा था कि पीटी और मेंस को अलग पढ़ा जाता था, क्योंकि नेचर वैसा था। आपके समय का जमाना वैसा नहीं है, अलग पढ़ेंगे तो फंस जाएंगे। उस लेवल पे क्वेश्चन कभी भी, आप क्वेश्चन का लेवल बहुत बढ़ता चला गया है। अब गाइडेंस और टेक्नोलॉजी के कारण चीजें इतनी आसान हो गई है पहले की तुलना में। ठीक है, इतना तो तब तो टेक्नोलॉजी भी नहीं था और गाइडेंस भी नहीं था। हमारे समय में कोई नहीं था, एक दो लोग थे पढ़ाना सीख रहे, शुरू किया था उन्होंने, मतलब। ठीक है, आजकल जो आपको कभी कभी दिखेंगे फोटो वोटो में, यहाँ वहाँ सब मीडिया उडिया पे थोड़ा बहुत एक दो लोग हैं तो दो चार पांच लोग उस समय के, बट एक दो लोग पढ़ाना सीख रहे थे और पूछते थे, मैं अच्छा मैं पढ़ा लेता हूँ ना, ठीक है, मैं पढ़ाऊँ या ना पढ़ाऊँ, मतलब पहला दूसरा साल था, ऐसा शुरू हुआ था। खुद कंफ्यूज थे, कंफ्यूज नहीं कहा जाए, हर आदमी एक दो राह पे होता है, डिसाइड करता है कि मैं करूं या ना करूं ये काम। ठीक है, तो ये वो दौर था। ठीक है, ये मुखर्जी नगर की बात करता हूं। तो अब लगता है सब लोग आ गए हैं क्लास में, है ना, अब कोई और तो नहीं रह गया आने के लिए। ठीक है, तो बलबन ने प्रतिरोधात्मक नीति अपनाई। यहां पे नोट करके एक और पॉइंट लिख लें आप। बलबन के समय सल्तनत की सीमा ब्यास नदी तक रह गई थी, उत्तर पश्चिम में। बलबन के समय सल्तनत की सीमा ब्यास नदी तक रह गई थी। दूसरी तरफ मंगोल थे, इधर बलबन की सीमा थी, ऐसा वाला हो गया था मसला हिंदू को। ठीक है, अब लिखिए इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी, ठीक। देखो, जलालुद्दीन खिलजी के समय में भी आक्रमण हुआ था, समझौता हो गया था और मंगोल दिल्ली में बस गए थे। मंगोलों को 9 मुसलमान कहा गया था, यह मैंने आपको लिखवा, इसलिए उसको नहीं ले रहा है। लिखिए अलाउद्दीन खिलजी, सर्वाधिक आक्रमण अलाउद्दीन खिलजी के काल में। सर्वाधिक आक्रमण अलाउद्दीन खिलजी के काल में। ठीक, लिखिए आप, तरगी, साल्दी, कुतलुग ख्वाजा, तरगी, साल्दी, कुतलुग ख्वाजा इत्यादि के नेतृत्व में अलग अलग आक्रमण। अलग अलग आक्रमण, ठीक है। 1302 ईस्वी में, 1302 ईस्वी में तरगी के नेतृत्व में तरगी के नेतृत्व में मंगोलों ने दिल्ली का घेरा डाला। मंगोलों ने दिल्ली पर घेरा डाला। ब्रैकेट में लिख लें पहली बार। ठीक, घेरा हमेशा उत्तर पश्चिम से ही डलता है। जैसे देखेंगे अब किसान आज घेरा डालने की कोशिश कर रहे हैं, किसानों के द्वारा भी दिल्ली का घेरा
हमेशा देखोगे उत्तर पश्चिम से, इसके पहले भी किसान आंदोलन उत्तर पश्चिम से ही दिल्ली की तरफ आया था। ठीक है, फर्स्ट टाइम इस समय 1302-3 में अलाउद्दीन खिलजी कहां, किस क्षेत्र के अभियान पे था? चित्तौड़ के अभियान पे था। वेरी गुड, याद है सभी को? जब वो चित्तौड़ के अभियान पे था तभी मंगोलों ने, तब उसे गुस्सा आया, बोला कि अब जो है कुछ करना पड़ेगा। उसके बाद बड़े पैमाने पर रिफॉर्म, विशाल सेना का गठन और मंगोलों के प्रति काउंटर अटैक की पॉलिसी। अगला पॉइंट लिखें। देखिए, पहला शासक जिसने मंगोलों के विरुद्ध प्रति आक्रमण की नीति अपनाई, काउंटर अटैक की नीति अपनाई। मंगोलों के विरुद्ध प्रति आक्रमण की नीति अपनाई। ठीक, तो इल्तुतमिश रजिया खुश करने की नीति, बलबन प्रतिरोध की नीति, इसका है प्रति आक्रमण की नीति, काउंटर अटैक, मंगोलों को दौड़ाना, भगाना। मंगोल डरने लगे हैं अब दिल्ली सल्तनत की सेना से, अब अलाउद्दीन इसी समय शुरू हुआ था। बट इसके समय आगे भी इकबाल है, बहुत सारे आक्रमण हुए हैं। तरगी पहला था और तरगी ने ही फिर घेरा डाला था। स्टडी जो हैंडआउट्स है उसमें कुतलुक ख्वाजा का लिखा हुआ दिल्ली पे घेरा डाला, वो थोड़ा सा वो मिसप्रिंट है, तो कुतलुक ख्वाजा ने आक्रमण किया था बट उसके बाद तरगी ने दिल्ली पे घेरा डाला था पहला, वो थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया, एक पॉइंट उसमें से गायब हो गया है। उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, कॉपी को ध्यान रखिएगा, मैंने बता दिया आपको। अगला पॉइंट लिखिए, अंतिम आक्रमण मोहम्मद बिन तुगलक के काल में। मोहम्मद बिन तुगलक के काल में तरमाशरिन के नेतृत्व में, तरमाशरिन के नेतृत्व में। ठीक है, कॉमा लेके लिखे आपकी, मोहम्मद बिन तुगलक ने भी प्रति आक्रामक नीति, काउंटर अटैक की नीति अपनाई। प्रति आक्रामक नीति अपनाई। ठीक है, ये तो एक कदम और आगे बढ़ गया था कि मंगोल जहां से आते हैं वहीं कब्जा कर लेते हैं। ठीक है, वो आए हैं क्यों यहां पे, मतलब आपको याद है ना खुरासान अभियान की योजना, उसका एक कारण माना गया है, राजनीतिक अस्थिरता तो थी वहां पे, साम्राज्य विस्तार का इच्छुक था, बट एक कारण यह भी माना जाता है कि बार बार हमला होता ही क्यों है, इसका जड़ से ही समाधान कर देते हैं, टोटल सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये अब जो आक्रमण बार बार होगा तो आप कल्पना करिए, क्या वाणिज्य व्यापार प्रभावित नहीं होगा? जब ये लूटपाट कर रहे हैं प्रभावित होगा। इस क्षेत्र में पड़ने वाले जितने भी शहर हैं, आप देखोगे, आप लाहौर हैं, पेशावर है, जो भी शहर हैं, क्या उन सब शहरों का नुकसान नहीं होगा? नुकसान होगा, जीवन अस्त व्यस्त होगा। ठीक है, और ये बार बार यही नहीं बल्कि मध्य पश्चिम एशिया पे भी आक्रमण कर रहे हैं, वहां से भी लोग भागकर दिल्ली की तरफ आते हैं को, बड़ी संख्या में विद्वान, कलाकार सब भारत की तरफ आएंगे, संरक्षण मिलेगा भारत में। ठीक है, तो मंगोल हमला एक बहुत बड़ा फैक्टर था। अलाउद्दीन खिलजी जब आश्वस्त हो गया तभी वो दक्षिण की तरफ साम्राज्य विस्तार कर पाया। चित्तौड़ हमले में स्क्रिप्ट रची गई, उसके बाद सेना पे ध्यान दिया, काउंटर अटैक शुरू किया। जब वो काउंटर अटैक से आश्वस्त था तभी तो 1307 के बाद दक्षिण की तरफ विस्तार। ठीक है, तो छोटी छोटी बातें भी इंटरकनेक्टेड होती हैं। तो ये आप मंगोलों के बारे में जो अभी घटनाक्रम था उसके बारे में एक समरी आपको बता दी गई, इसलिए बताया, पहली बार ही बता रहा हूं मैं क्योंकि 2 बार से इसको महत्व एग्जाम में, वरना जो हैंडआउट्स है वो तो है, उससे बात बन गई थी। और सतीश चंद्र वाली जो किताब बताई है उसमें भी दोनों ऑप्शन दिए हुए, ये भी ध्यान रखिएगा। जो पूछा गया है सवाल सतीश चंद्रा में है, उसका बहुत साफ साफ विजिबल है। अलाउद्दीन खिलजी और ये मंगोलों की बात हो गई। एक लिख लें आप, सल्तनत का पतन। पहला पढ़ लिखें कि
कि तुगलक काल में एक तरफ सल्तनत ने साम्राज्य विस्तार के चरम को देखा, वहीं दूसरी तरफ चरम को देखा, ठीक है, चरम को देखा, वहीं दूसरी तरफ पतन की भी शुरुआत हुई। देखिए, मोहम्मद बिन तुगलक के काल में माबर, विजयनगर, बहमनी एवं बंगाल सल्तनत से अलग हुए तथा तैमूर के आक्रमण के पश्चात जौनपुर, मालवा एवं गुजरात, ठीक है, जौनपुर, मालवा एवं गुजरात भी सल्तनत से अलग हो गए। ठीक है, अगला पॉइंट लिखें, सैयद और लोदियों के काल में दिल्ली सल्तनत की स्थिति क्षेत्रीय राज्यों की तरह हो गई और बाबर के आक्रमण के साथ सल्तनत नामक राज्य का पूरी तरह से पतन हुआ। पूर्ण रूप से न पतन हुआ है। 1526 में कहानी खत्म हो जाएगी। एक तो कैसे पतन हुआ उसकी प्रक्रिया थोड़ी सी बता दी, क्योंकि आप पढ़ तो चुके हैं पहले भी इसको। एक तस्वीर साफ रहती कैसे राइज हुआ और कैसे, ठीक है, फॉल हुआ। अगला पॉइंट लिखें आप, लिखें उत्तराधिकार के नियम का अभाव, ठीक, कॉमा, अमीरों एवं उलेमाओं की महत्वाकांक्षा, कॉमा, बाह्य आक्रमण, कॉमा, मोहम्मद बिन तुगलक एवं फिरोज शाह तुगलक की कुछ नीतियों ने सल्तनत के पतन का मार्ग प्रशस्त किया।
सल्तनत के पतन का मार्ग प्रशस्त किया। ठीक है, ये कभी पूछेगा नहीं आपसे मेंस में। मुगल पतन तो पूछेगा, वो तो मैं थोड़ा और विस्तार से लिखा दूंगा आपको, लेकिन एक हमने प्रक्रिया बता दी और एक में हमने पॉइंट्स बता दिए मेजर। मोहम्मद बिन तुगलक की क्या क्या ऐसी नीतियां हो सकती हैं। अमीरों को नाराज किया उसने, उलेमा को नाराज किया उसने, है ना, सेना को थका दिया उसने। ठीक है, आर्थिक बोझ बढ़ गया राज के ऊपर, जो हमने वहां पढ़ा था। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक के काल में धार्मिक कट्टरता की जो नीति थी, अमीरों के पद को वंशानुगत बना दिया, सेना के पद को वंशानुगत बना दिया। ये सब पढ़ चुके हैं, आपको एक्सप्लेन नहीं करना पड़ेगा, वहां नहीं आने वाला है, बट एक बार समझा दे रहा हूँ कि सारे पॉइंट्स हैं। जब हम पढ़ते हैं, जैसे क्या कहते हैं ना, जैसे सब्जेक्ट वगैरह जब पढ़ते हैं तो जैसे मंगोलों के बारे में थोड़ा एक डिग्री और ऊपर जाते हैं, जब पढ़ते हैं तो सब्जेक्ट वगैरह में थोड़ा सा और कुछ बारीकियों पे बात होती है। यहाँ पे भी एफएसटी की कौन कौन सी नीतियां थी उसको लेकर के थोड़ा उसका छिद्रान्वेषण, तो मेन उसको कनेक्ट किया जाता है जब पतन की बात की जाती है। ठीक है, ये हो गया कंप्लीट आपका राजनीतिक इतिहास। हमने कहा था आर्थिक सामाजिक इतिहास में ज्यादा कुछ नहीं है, बट स्टिल पढ़ना तो पड़ेगा हमें। देखिए आप जरा, सामाजिक इतिहास, सल्तनत कालीन सामाजिक इतिहास। ठीक है, सल्तनत कालीन सामाजिक इतिहास। ठीक है, आपको पुराना स्ट्रक्चर तो याद होगा ही होगा, वर्ण व्यवस्था, जाति प्रथा, सब पढ़ते थे हम। महिलाओं की दशा, परिवार, खान पान, शिक्षा, जो एंशिएंट हिस्ट्री में पढ़ते हुए आए हम। याद है ना सभी को? वो मॉडल तो है ही, बट वो अब उस पुराने समाज पे लागू होगा। एक नई चीज इसमें क्या हो गई है, इस्लाम धर्म। हूबहू वही है समाज, जब आज वैसा है तो उस समय क्यों वैसा नहीं रहेगा। इस्लाम धर्म के साथ सामाजिक जीवन में कुछ हमें बदलाव दिखाई पड़ रहे हैं, उन सब बिंदुओं को बस नोटिस करना है इसमें। पहला पॉइंट लिखें आप, देखिए सल्तनत कालीन समाज को धार्मिक दृष्टिकोण से देखें तो मुख्यतः मुख्यतः तीन धर्मों या संप्रदायों के अनुयायी थे समाज में। यहां लिख लें आप, हिंदू, जैन एवं इस्लाम। ठीक है, हिंदू, जैन एवं, मुख्यतः छोटे मोटे संप्रदाय बहुत सारे होंगे, इनके ही अनुयायी थे। अगला पॉइंट लिखें, हिंदू एवं जैन समाज कुछ परिवर्तनों के साथ पूर्व मध्यकालीन विशेषताओं से युक्त था। ठीक है, अब इसका मतलब हिंदू समाज, जैन समाज तुमने चूंकि लिया तो लिख दिया। हिंदू समाज की बात करें हम तो वर्ण व्यवस्था, जाति प्रथा, जातियों की संख्या में वृद्धि, छुआछूत, दास प्रथा, महिलाओं की दयनीय दशा, सारी वही विशेषताएं, वही आश्रम, संस्कार, पुरुषार्थ, सारी वही विशेषताएं। इसमें आपको कुछ भी एक्सप्लेन नहीं करना है। कुछ परिवर्तन क्या होंगे, महिलाओं की दशा थोड़ी और गिरावट होगी, जैसे जौहर प्रथा,
याद है ना आपको, हमने यूज किया था। जब चित्तौर अभियान पे अलाउद्दीन खिलजी गया था तो अमीर खुसरो ने कुछ कहा, प्रत्यक्षदर्शी था जौहर का, वो कहता है, प्रत्यक्षदर्शी नहीं बल्कि समकालीन लेखक है जो उस अभियान पे साथ था, और बताता है कि हाँ, महिलाओं ने जौहर को अपनाया था। अमीर खुसरो चित्तौर अभियान के दौरान इस बात का उल्लेख करता है। देवदासी प्रथा की हमने आपसे बात कर ली थी। अब चेंजेस क्या आएंगे आपको देखोगे आप, पर्दा प्रथा तो था ही, थोड़ा और बढ़ जाएगा। इस्लामिक शासक है, बेसिकली इनका पैटर्न लूटपाट का है, शासन भी कर रहे हैं तो, क्योंकि स्थानीय लोगों के साथ इनको मिलने में काफी समय लगेगा, ये बाहरी लोग हैं। जब कोई रेवेन्यू की समस्या, चुनौती की समस्या होगी तो ये हमला करेंगे। ये जहां रहते हैं धीरे धीरे वो शहर का रूप ले लेगा, वहीं पे ये समूह में रहेंगे, ग्रुप में रहेंगे। और लूटपाट की घटनाओं में महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार एक बहुत आम बात। चेंजेस क्या आएगा, बाल विवाह और जोर शोर से होगा, ताकि बच्चों का विवाह करके भाई अपना बोझ हम, पर्दा प्रथा पे और ज्यादा बल होगा, मतलब उसकी इंटेंसिटी और बढ़ जाएगी। ठीक है, तो इसलिए हमने कहा पुरानी चीजें चल रही हैं इसमें। अगला पॉइंट लिखें आप, देखिए इस्लामिक समाज को देखें, तो इसमें एक तरफ विदेशी मुस्लिम थे, जैसे तुर्क, अफगान, अरब, अफ्रीकी, ठीक है, अरब, अफ्रीकी। लिखें सल्तनत काल में, इसी में लिखेंगे सल्तनत काल में प्रारंभ में तुर्कों का और आगे चलकर अफगानों का अधिक महत्व था। आगे चलकर अफगानों का अधिक महत्व था। प्रारंभ में तुर्कों का और आगे चलकर अफगानों का अधिक महत्व सल्तनत काल में, है ना। ठीक है, इसी में लिखें भारतीय मुसलमानों की तुलना में विदेशी मुसलमानों को अधिक सम्मान मिलता था। और इनकी गिनती शासक वर्ग के रूप में होती थी। ठीक है, इनकी गिनती शासक वर्ग के रूप में होती थी। ठीक है, ये सब बाहर वाले जो थे उनको ही मतलब मेन था। अगला पॉइंट लिखें, समकालीन साहित्य में असराफ एवं अजलाफ समकालीन साहित्य में असराफ एवं अजलाफ नामक दो वर्गों का उल्लेख मिलता है। ठीक है, मतलब उच्च वर्ग को असराफ कहते थे, निम्न वर्ग को अजलाफ कहते थे, उल्लेख मिलता है। अब सैद्धांतिक तौर पे मना नहीं है, इस्लाम में देखोगे तो समानता की बात है, किसी तरह की भेदभाव की बात नहीं। बट व्यवहार में आज भी देखेंगे आप, जो शादियां होती है, कोई उच्च वर्ग का निम्न वर्ग में कहां कोई करना चाहता है, या गरीबों में शादी।
गरीबों की तो आकांक्षा हो सकती है कि हम पैसा वाला बने या इस तरह से करें हम, ठीक है। तो व्यवहार में यहां पर भी शादी विवाह खान पान में प्रतिबंध ही होता था। व्यवहार में असराफ और अजलाफ। अब अपवाद इसके मिलेंगे आपको दास। कुछ कुछ दास इतने योग्य होते थे कि सुल्तान अपनी बेटी का ही विवाह दासों से कर दिया करता था। कभी कभी दास ही अपनी बेटी का विवाह सुल्तान से कर दिया करते थे। बलबन ने अपनी बेटी का विवाह नसरुद्दीन महमूद से कर दिया। बलबन भी कभी दास ही था। ईबक भी दास था, इल्तुतमिश उसका दास था। ईबक ने अपनी बेटी का विवाह इल्तुतमिश से कर दिया था, फिर ये सुल्तान हो गए थे ना। बट ये तो था ही कि योग्यता के दम पर समाज में कोई भी आगे बढ़ सकता है। ऐसा नहीं था कि आप दास हैं तो सुल्तान। एक पहलू ये भी देखिए, ऊंच और नीच का भेदभाव है, बट योग्यता के दम पर कोई भी आगे, कोई सामाजिक रोकने वाला नहीं है उसको। मतलब यदि दम है आप तो बन जाइए सुल्तान। एक तो देसी विदेशी का डिवीजन है, एक आप देखोगे असराफ अजलाफ। अगला पॉइंट लिखें आप। इस्लामिक समाज पर भी जाति प्रथा का प्रभाव देख सकते हैं। दुनिया में इस्लाम कहीं भी गया तो वहां जाति प्रथा नहीं है। ऊंच और नीच वर्ग तो हो सकता है, ये इस खानदान से हैं ऐसे, ठीक है ना, जाति प्रथा। बट भारत में इस्लाम में आप देखेंगे जाति प्रथा भी, इस्लाम धर्म को भी मानते हैं, क्योंकि ज्यादातर जो आबादी यहां मानने वाली है वो यहीं के लोग हैं। जैसे मान लो कोई किसी जाति का है, उसने इस्लाम धर्म को अपना लिया, तो लोगों को तो पता ही है ना कि ये इस जाति का है। तो इस्लाम आप देखोगे, मतलब कहीं भी जाके देखोगे आप दुनिया में, तो जाति प्रथा नहीं दिखनी है आपको इस्लाम में, सिवाय भारत के। ईसाई धर्म में भी नहीं दिखेगी आपको। तो दुनिया के अच्छे अच्छे धर्मों का भारत में जातिकरण। आइए, भारत में आपका स्वागत। अब आप भारतीय रंग में रंग जाइए। भारत का अपना रंग है, इसमें आपका भी स्वागत। क्योंकि बड़ी आबादी तो यहीं की होनी है। तो धर्म कब कोई क्यों अपनाता है, ये कॉन्सेप्ट है, इसको बार बार नहीं पढ़ना है। इसकी जरूरत पड़ सकती है कभी लिखने में भी, बात करने में भी। आमतौर पे जो शासक वर्ग का धर्म होता है उसके साथ जुड़ाव हो सकता है, वहां लालच की संभावना होती है। डर एक फैक्टर होता है, डराकर, धमकाकर। प्रलोभन एक फैक्टर होता है, लालच देकर। तो कई कारण होते जब कोई धर्म को अपनाता है। तो मध्यकाल में ऐसा नहीं कि एक साथ संख्या बढ़ गई, ये तो ग्रेजुअल प्रोसेस है। मान लो कहीं हमला किया, बहुत लोगों को बंदी बना लिया, ऑफर दे दिया कि भाई तुम इस्लाम अपना लोगे तो तुम्हें हम छोड़ देंगे, तो लोगों ने इस्लाम अपना लिया। धर्म पहले या जान पहले? जान पहले। ठीक, समझ में आ रही बात ना? धर्म पहले या जान पहले? तो भाई अपनी जान की चिंता इंसान करेगा। एक रीजन ये भी दिया जाता है आंशिक तौर पर, या कह सकते हैं ये भी है रीजन एक महत्वपूर्ण, कि स्वेच्छा से भी, कि जो हिंदू समाज में भेदभाव बहुत था, तो जो निचले स्तर की जातियां थी उनको बहुत सामाजिक सम्मान, बहुत दूरियां होती थी। उन्होंने इस बात को देखा कि इस्लाम में किसी भी स्थिति में कम से कम मस्जिद में नमाज तो अदा एक साथ कर ही रहे हैं, ठीक है। उसमें उस तरह का भेदभाव नहीं है जिस तरह की मतलब कट्टरता के साथ भेदभाव था। तो इसका भी फर्क निश्चित तौर पे पड़ा होगा। बड़ी संख्या में बाबा साहब अंबेडकर ने बौद्ध धर्म को अपनाने की बात क्यों अपनाया, और लोगों ने क्यों अपनाया? कहीं ना कहीं से सामाजिक भेदभाव के कारण। पुरानी बात है, अब आज शहरों में ये सब चीजें बहुत कमजोर पड़ गई हैं। टेक्नोलॉजी के युग में बहुत तेजी से ये कमजोर पड़ने वाला है आज के दौर में। अब जाति प्रथा और इन सब चीजों को देखिएगा, आज से 50 वर्षों के बाद यही रफ्तार रहा परिवर्तन का, ठीक है। तो आधी आबादी तो बहुत ज्यादा बस नाम मात्र का परिचय रह जाएगा इसका। जो मैं देख पाता हूं, मैं समझ पाता हूं, हजारों साल तक रहा तो वो दौर अलग था। उदारीकरण के बाद ये सच है कि बहुत तेजी से आर्थिक जीवन में बदलाव और विश्व के साथ जुड़ाव, दोनों का फर्क पड़ता है।
एक नया कारक तकनीक बन गया इसमें, उसका भी एक बहुत बड़ा फर्क है टेक्नोलॉजी का भी। उससे भी बहुत सारा एक्सपोजर है लोगों के पास अब टेक्नोलॉजी के कारण भी, ठीक है। तो आप देखेंगे तो जाति प्रथा का प्रभाव भी इस्लाम पे दिखेगा आपको। ये ध्यान रहेगा सभी को ना, मेजर मेजर रीजन। कभी भी धर्मांतरण क्यों, धर्म क्यों अपनाते हैं? ईसाई धर्म पे भी यही लागू होगा। पुर्तगालियों ने गोवा में तो जोर जबरदस्ती भी करी, उन्हें आबादी भी बढ़ानी थी, ठीक है। लेकिन बाकी जगह जब आपका शासन जबरदस्ती कैसे कर सकते हो सकता कोई उपदेश से प्रभावित हो जाए, कोई प्रलोभन में आ जाए, पर जब अंग्रेजों की सरकार बन जाएगी तो उसका एक फर्क पड़ेगा। तो ईसाई धर्म मानने वालों की जो संख्या भारत में है, उसका भी जो सबसे बड़ा रीजन है, समझो 90-95% आबादी धर्मांतरित लोगों की है। यूरोपियन कितने रह गए होंगे भारत में? कुछ गोवा में रह गए होंगे, कुछ नॉर्थ ईस्ट में रह गए होंगे, कुछ यहां वहां पांडिचेरी में रह गए होंगे। उसके बाद एंग्लो इंडियन होते हैं। यूरोपियन कहने का मतलब अंग्रेज और बाकी देशों के लोग। 47 तक का पैसे अनुमान लगाओ कितने रहे होंगे, तो शासक वर्ग के रूप में थे वो। यूरोपियन या अंग्रेज चलो रह गए होंगे कुछ हजार लाख। फिर एंग्लो इंडियन, धीरे धीरे भाई संबंध तो होने ही लग गए थे, वैवाहिक संबंध वगैरह, ठीक है। फिर जो इतनी बड़ी आबादी है, तो वो आबादी कौन है? यहीं के लोगों की है। समझ में आ रही है बात? धर्मांतरण के फिर वही सारे रीजन होने हैं। टैरेंस सरस्वती ने जो शुद्धि आंदोलन चलाया था, उसका पहला गोल ईसाई थे। टैरेंस सरस्वती ने जो शुद्धि आंदोलन चलाया था, उसका पहला टारगेट था ईसाई मिशनरियों के विरुद्ध उन्होंने आवाज उठाई थी, ठीक। ये एक अंडरस्टैंडिंग है जो हमेशा आपके साथ रहेगी अब जीवन भर। हमने क्या बोला? जीवन भर, क्योंकि हम इसी समाज में रह रहे हैं, ठीक है ना। जब परिस्थितियों की समझ होती है तो देखने का नजरिया अलग होता है किसी भी चीज को, ठीक। क्या रीजन है? तो ये सब है ना। आप इस तरह से जब देखेंगे समाज में ऐसा क्यों हुआ। अब राजनीतिक प्रभाव का विस्तार कैसे हुआ? सिंध, पंजाब, फिर बंगाल तक, फिर दक्षिण भारत तक। राजनीतिक प्रभाव के साथ ही इस्लाम का प्रसार भी पूरे भारत में, समर्थकों की संख्या बढ़ेगी, अनुयायियों की संख्या बढ़ेगी, धर्मांतरित लोगों की संख्या बढ़ेगी, ठीक। ये वाला पहलू भी हमेशा ध्यान रखिएगा। तुगलक तक आते आते, जैसे शुरू में था ये बाहरी हैं, अलाउद्दीन खिलजी ने स्थानीय मुसलमानों को भी शासन में महत्व देना शुरू किया। खिलजी ने दिया था। तुगलक काल में बड़े पैमाने पे महत्व मिलना शुरू हुआ, वरना शुरू का 100 साल तो ये बाहरी है, देसी और विदेशी की लड़ाई चलती रही। यहां कोई भी संप्रदाय हो, उससे टकराव होता था, केवल हिंदू की बात, यहां सबको हिंदू ही कहा जाता था। तो फिर क्या कारण था? उनको धीरे धीरे लोगों ने स्वीकार करना शुरू हुआ। कुछ शासकों की तरफ से नीतियां बदलेंगी, धीरे धीरे सूफी संतों आम लोगों से जब मिलेंगे और सूफी संतों की शिक्षा, व्यवहार, तो इस्लाम को लेकर के जो उसकी एक आक्रामक छवि है, तोड़ फोड़ वाली छवि है, उस छवि को बदलने का काम सूफी संत करेंगे। ये हम आगे पढ़ेंगे सूफी आंदोलन में। तो वो दूरियां थोड़ी कम होनी शुरू होंगी, मानव सेवा, गरीबों की सेवा, ये सब तत्वों से भी थोड़ी दूरियां कम होंगी। शासक के स्तर पे भी जब नीतियां बदलेंगी, तो तुगलक के काल तक आते आते, मोहम्मद बिन तुगलक या फिरोज तुगलक, ये नहीं था कि वो बाहरी हैं। मुगल काल तक आते आते मुसलमान अब इतने पुराने हो चुके हैं, यहां पे जम चुके हैं कि ठीक है, मुसलमानों में था कि हाँ ये मुगल जो है बाहरी हैं, हम पुराने वाले हैं, अफगान हैं, ये वाला चलने लगा था। बाबर को सब बाहरी कहेंगे, बाकी सब बोलेंगे हम तो स्थानीय हैं, ठीक है। ये वाली कहानी शुरू हो जाएगी उस समय तक आते आते, है ना। तो ऐसे करके समाज में, तो ऐसा नहीं था कि एक ही बार लोगों ने स्वीकार भी कर लिया था, ऐसा भी नहीं था। 100 साल में तो बहुत सारी समस्याएं थी पहले 100 साल में। नेक्स्ट पॉइंट लिखें, लिखें कि मदरसा
ब्रैकेट में लिख लेंगे आप उच्च शिक्षा केंद्र, उच्च शिक्षा केंद्र, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। मकतब, मकतब, ब्रैकेट में लिखे प्राथमिक शिक्षा केंद्र, ठीक है, लिखेंगे आप इसमें, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। मदरसा, मकतब इत्यादि शिक्षा केंद्रों की स्थापना, नेक्स्ट लिखें नई भाषाओं का प्रचलन, नई भाषाओं का प्रचलन लिखें, जैसे अरबी धर्म की भाषा, अरबी धर्म की भाषा, कौमा फारसी प्रशासन की भाषा, फारसी प्रशासन की भाषा, ठीक है, फारसी प्रशासन की भाषा, कौमा उर्दू, उर्दू आम बोलचाल की भाषा, ठीक है, इन सब भाषाओं का प्रचलन होगा, है ना, आप देखोगे सल्तनत काल में। नेक्स्ट लिखेंगे आप इस्लाम का प्रसार, इस्लाम का प्रसार एवं इस्लाम एवं हिंदू धर्म के द्वारा एक दूसरे की विशेषताओं को अंगीकार भी किया गया, स्वीकार भी किया गया, ठीक, ये आगे पढ़ेंगे, इसको कंपोजिट कल्चर कहा गया है, इसके बारे में हम अभी धीरे धीरे विस्तार से पढ़ेंगे इस वाले बिंदु को, यहाँ एक स्ट्रक्चर रख रहे हैं केवल। अगला पॉइंट लिखें आप, लिखें आपकी स्थापत्य, स्थापत्य कौमा संगीत इत्यादि पर भी इस्लामिक प्रभाव को देख सकते हैं। एक तरह से हम इस्लामिक समाज से संबंधित प्रभावों की ही मेन बात कर रहे हैं। अगला पॉइंट लिखें महिलाओं की दयनीय दशा, लिख लें आप पर्दा प्रथा, बहुविवाह, बहुविवाह, बाल विवाह इत्यादि का प्रचलन, आगे लिखें आप दास प्रथा का भी बड़े पैमाने पर प्रचलन, दास प्रथा का भी बड़े पैमाने पर प्रचलन, ठीक है, शाही दास को बंदा, शाही दास को बंदा एवं सामान्य दास को बुर्दा कहते थे। सामान्य दास को बुर्दा कहते थे, बंदा एवं बुर्दा। दासों की भूमिका आपने देखी है, जो शाही दास थे कैसे राजनीति में रोल प्ले करते हैं।
जो आम दास थे उनको उत्पादन कार्यों में लगाना, घरेलू सेवा में लगाना, इस तरह की बातें। तो सल्तनत काल का जो समाज है, आप देखोगे खान पान और पहनावा में भी फर्क आएगा। ठीक है, आप ड्राई फ्रूट्स का कल्चर, मांसाहार का कल्चर और बढ़ेगा। ड्राई फ्रूट्स, चूंकि जहां अफगानिस्तान वगैरह में ड्राई फ्रूट्स का कल्चर काफी रहा है वहां की भौगोलिक परिस्थितियों के कारण, तो ड्राई फ्रूट्स, मांसाहार, इन सब का कल्चर खान पान में ज्यादा आप देखोगे एड ऑन। तो ऐसे चेंजेस आए हैं। ठीक है, आर्थिक क्षेत्र में लिखें आप, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में। आर्थिक क्षेत्र में पहला पॉइंट लिखें आप कि तुर्कों के आक्रमण के साथ, तुर्कों पर आक्रमण के साथ या दिल्ली सल्तनत की स्थापना के साथ, कर लीजिए, दिल्ली सल्तनत की स्थापना के साथ, ठीक है, सामंतवादी व्यवस्था, सामंतवादी व्यवस्था तथा बंद अर्थव्यवस्था पर प्रहार हुआ। अर्थव्यवस्था पर प्रहार हुआ। ठीक है, अब जैसे पीछे आपको याद होगा सामंतवाद जब हमने बताया था कैसे बंद अर्थव्यवस्था हो गई थी, ग्रामीण अर्थव्यवस्था हो गई थी। ठीक है, इसमें ब्रैकेट में लिख लेंगे ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर भी, नहीं ग्रामीण अर्थव्यवस्था छोड़ दीजिए आप, बंद अर्थव्यवस्था जो कि शहरीकरण की बात करेंगे अभी हम। अब जो ये प्रहार, जो चेंजेस हुआ, क्योंकि शासक तो शहरों में रह रहा है। पहले क्या था, सारा रेवेन्यू उपभोग में खर्च हो जा रहा है, भोग विलास में। अब शासक को रेवेन्यू चाहिए तो वो हमला करेगा, दबाव बनाएगा और वो बोलेगा कि भाई आप रेवेन्यू दोगे तो हम रक्षा भी करेंगे और आक्रमण नहीं करेंगे। तो जो रेवेन्यू कलेक्ट करके केवल उपयोग में चलता था, धीरे धीरे उसे अब शासक वर्ग वसूलने लगेंगे। आप फिर एक बार तो शहरों और गांवों के बीच ट्रेड शुरू हो जाएगा, क्योंकि इनका संपर्क मध्य और पश्चिम एशिया से निरंतर बना हुआ, तो उनके बीच भी व्यापार शुरू हो जाएगा। तटवर्ती इलाकों पर नियंत्रण को तो समुद्री व्यापार भी शुरू हो जाएंगे। यानी फिर एक बार इकोनॉमी का व्हील घूमेगा परिस्थिति बस। याद है ना सभी को पूर्व मध्यकाल, पूर्व मध्यकाल में जो अर्थव्यवस्था हमने बताई थी, आर्थिक प्रभाव सामंतवाद का, उस वो ग्राफ चेंज होना शुरू हो जाएगा, रिवर्स होना शुरू हो जाएगा। फिर ये कॉन्सेप्ट जरूरी है इसको समझना कि हाँ इसके बाद चेंज हुआ। अगला पॉइंट लिखें आप, लिखिए एक तरफ ग्रामीण भारत से शहरों की तरफ राजस्व का प्रवाह, प्रारंभ हुआ, वहीं दूसरी तरफ विभिन्न शहरों के बीच तथा समुद्री एवं स्थल मार्ग से मध्य एवं पश्चिम एशिया, पूर्वी अफ्रीका, तथा दक्षिण पूर्व एशिया से भी व्यापार प्रारंभ हुआ।
व्यापार प्रारंभ हुआ। अगला पॉइंट लिखें, तुर्कों के आगमन के पश्चात कृषि एवं शिल्प के क्षेत्र में भी तुर्कों के आगमन के पश्चात कृषि एवं शिल्प के क्षेत्र में भी कई महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। यहां लिख लें आप, कृषि के क्षेत्र में देखें आप, नहरों के द्वारा सिंचाई ठीक है, नहरों के द्वारा सिंचाई को महत्व दिया गया, लिख लेंगे। इसका प्रारंभ किया था गयासुद्दीन तुगलक ने, जीएसटी ने, और सर्वाधिक तो पता है ही आपको, एफएसटी ने। ठीक है, ये सब दिल्ली, हरियाणा और पंजाब वाले इलाके में नहर एक अच्छा खासा नेटवर्क इन लोगों ने बनाया था। ठीक है, एक तो नहरों के द्वारा सिंचाई को बहुत ज्यादा महत्व दिया गया सल्तनत काल में। लिखें, सिंचाई के लिए ईरानी रहट का बड़े पैमाने पर प्रचलन। ईरानी रहट का बड़े पैमाने पर प्रचलन। देखिए आप, पशु शक्ति के द्वारा इसका संचालन किया जाता था। ठीक है, पशु शक्ति के द्वारा इसका संचालन किया जाता था। ठीक है, रहट का बड़े पैमाने पर प्रचलन। कभी कभी आप पुराने पिक्चर में या कहीं आप देखेंगे, मान लीजिए सपोज दैट कोई कुआं है, ठीक है, या कोई तालाब है, तो आप देखेंगे एक व्हील जैसा ऐसा बना हुआ होगा इसमें, और इसमें बहुत सारे आप देखोगे थैला लगा हुआ रहता है इसमें, है ना, चमड़े का थैला लगा हुआ रहेगा, चक्र जैसा ये बना हुआ रहेगा, इसमें रस्सी होगी, पशु के द्वारा इसे खींचा जाएगा, ये व्हील घूमता जाएगा, पानी निकालता जाएगा। ठीक है, कुछ ऐसा था भारत में प्रचलित, उसे अर्घट कहते थे, बट उसे आदमी खींचता था। ठीक है, और ये एक मेन चक्र हो गया, एक और चक्र इसमें लगा हुआ होता है और पशु शक्ति के द्वारा खींचा जाता है इसे। ईरान में प्रचलित था, इसे रहट कहते थे। अब क्या होता है, पशु शक्ति के द्वारा बहुत ज्यादा पानी निकाल सकते हैं आप, तो दूर दराज के इलाकों में भी सिंचाई आसानी से आप, धीरे धीरे बड़े पैमाने पर इसका प्रचलन हुआ रहट का। आप समझ लो कि इलेक्ट्रिसिटी की स्थिति जो है पिछले 30 वर्षों में काफी बदल गई है। हम उस परंपरा से आते हैं जहां शाम में लालटेन में ही पढ़ते थे, ठीक है ना, जब छोटे थे तो हमें अच्छी तरह से याद है, ठीक है, कि लालटेन या दिया या कुछ भी ऐसा, मतलब आप, क्योंकि लाइट तो कभी कभी दिखाई पड़ता था गांव में, हमें ध्यान है। देखते देखते में लगभग अब तो चलो, उस समय तुम्हें अपने क्षेत्र के बारे में आइडिया था, बट बहुत सारे क्षेत्रों का भ्रमण करने का भी, घूमने का भी मौका मिला है कभी मुझे। काफी गेम चेंज हो गया लाइट को लेकर के भी। लाइट होने से फिर सिंचाई की बहुत सारी नई नई सुविधाएं जो उपलब्ध हैं वो सब भी हैं। ठीक है, बोरवेल वगैरह तो बहुत आसान हो गया, जो पंपिंग सेट वगैरह होता है उससे आप सिंचाई जो करते हैं बहुत आसान हो गया। नॉर्मल सी बात होगी, कभी 2 घंटे के लिए लाइट आई तो सारे किसान दौड़ते थे सिंचाई करने के लिए। राज्य के द्वारा कोई एक बोरिंग है, छोटे छोटे नहर बना दिए गए, उससे पानी की सप्लाई। ठीक है, तो ऐसा वाला सिस्टम रहा। अब तो बहुत सुविधाजनक है इस मामले में। तो उस दौर में इवन ग्रामीण भारत में रहट का प्रचलन बड़े पैमाने पे था, ये आंखों देखी बात है।
बट आप जिस दौर में आए हैं वो लगभग चूंकि सिंचाई के नए नए मेथड आ गए हैं। पानी का सोर्स ग्रामीण भारत में देखेंगे कुआं ही हुआ करता था उस समय, सिंचाई का भी जरिया होता था कुआं। और जैसे मान लो पानी आपको निकालना है सपोज दैट, ठीक है, तो अब ताकत तो काफी चाहिए उसके लिए, तो एक सिस्टम क्या होता था, बांस या कोई भी ऐसा लचीला डंडा है ना लगा दिया गया, जिसे लाट कहते हैं बंगाल में या ढेकुल कहते हैं, पीछे वजनदार पत्थर मिट्टी कुछ भी यहां पर रख दिया गया। अब इसको हाथ से खींच करके आप यहां तक लाएंगे। अब इसमें वजन इतना है कि आप छोड़ देंगे तो पानी जो है बाहर अपने आप, बस केवल सपोर्ट देना है आपको। इसको ढेकुल या लाट, ये भी बहुत बड़ा सोर्स रहा है पानी का। अब तो जहां जहां चूंकि पानी की अब सुविधाएं इतनी आ गई हैं, घर घर अब सरकारी पानी ग्रामीण भारत में भी अब, ठीक है, क्योंकि भाई देखो पानी की गुणवत्ता तो खराब हुई है, कैंसर का एक बहुत बड़ा रीजन बना हुआ है ये। तमाम उन क्षेत्रों में बेहतर पानी की सप्लाई करने के लिए सरकार प्रयासरत, तो ये भी धीरे धीरे गायब सा हो रहा है। तो ये भी सिंचाई का एक सोर्स था, पीने के पानी का, सिंचाई का। बट पशु शक्ति का जब आप इस्तेमाल करेंगे तो आप अधिक से अधिक पानी का इस्तेमाल, तो सिंचाई पे नहर सिंचाई और रहट के माध्यम से सिंचाई, दो बड़ा बदलाव आया तुर्कों के आने के बाद। ठीक, अब जब सिंचाई की सुविधाएं बढ़ेंगी तो इससे क्या होगा, उत्पादन बढ़ेगा। राज्य का रेवेन्यू बहुत क्लियर था, ठीक है, 33% से ज्यादा राज्य का रेवेन्यू, एक दो अपवाद छोड़ दे तो नहीं था। एक तरफ उत्पादकता बढ़ेगी, सिंचाई के नए नए अवसर उपलब्ध होंगे, और रेवेन्यू वहां राज्य का फिक्स था। तो यदि राज्य और ग्रामीण भारत में संबंध ठीक चल रहे थे तो कोई बहुत समस्या, अंग्रेजों से तो बेहतर जीवन हर हालत में था। ब्रिटिश काल से जीवन, मतलब ऐसे देखोगे आप, ठीक है, आर्थिक जीवन तो बेहतर तो था ही। तो रहट का बड़े पैमाने पे प्रचलन। आगे लिखें आप, फलों की खेती को प्रोत्साहित किया गया। फलों की खेती को प्रोत्साहित किया गया। ठीक है, देखिए आप, मोहम्मद बिन तुगलक के काल में सस्यावर्तन पर भी बल दिया गया, क्रॉप रोटेशन। सस्यावर्तन पर भी बल दिया गया। ठीक है, क्रॉप रोटेशन पे, सस्यावर्तन पे भी बल दिया गया। अब ये सब चलो, सस्यावर्तन तो एक शासक के समय था, हालांकि ये ज्ञान पहले से भी था, अलग अलग फसलों की खेती होती थी, शासक के स्तर पे बल दिया गया, ये एक नई बात हो गई, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। बट सिंचाई से बहुत लोगों के जीवन में बदलाव आ सकता है सुविधाओं से। फलों की खेती से क्या होता है, एक आय का अतिरिक्त स्रोत हो जाता है। ग्रामीण भारत में देखेंगे आप, जो खेती करते हैं उनके पास थोड़ा बहुत जमीन हो तो कुछ ना कुछ वो बागवानी भी, जो फल संभव है, या इस तरह से पेड़ वगैरह, मान लो शीशम के या देवदार के, या जो भी, देवदार तो नहीं, शीशम हो गया आपका, या चंदन भी आजकल लोग लगाने लगे हैं, मतलब थोड़ा बहुत बदले हुए उसमें, ठीक है ना। तो लोग आप देखोगे उस तरह से वनों की खेती भी करते हैं, जाके लकड़ी की भी उपयोगिता है, वो एक अतिरिक्त आय का स्रोत हो जाता है, जलावन का स्रोत हो गया, फल का सोर्स हो गया। अमरूद है, केला है, इन सब की खेती बड़े पैमाने पे होती है। पशुपालन, खेती के अलावा पशुपालन और बागानी खेती, ये दो आज भी बड़े पैमाने पे प्रचलित है। तो फलों की खेती को प्रोत्साहन है, ऑब्वियस है, आय का वो एक अतिरिक्त स्रोत होगा। इन सब से क्या होगा, उत्पादकता बढ़ेगी, किसानों का जीवन निश्चित तौर पर बेहतर होगा। जब राज्य सिंचाई कर लगा रहा है और कोई विरोध के स्वर नहीं उठ रहे हैं, माना जाता है इन नहरों और सिंचाई के बाद पंजाब हरियाणा में ज्यादातर लोगों ने कृषि को अस्थायी पेशा बना लिया।
बड़ी संख्या में लोगों ने, वरना यहां बस ये लोग तैयार रहते थे लूटपाट वाले पेशा में, मतलब ठीक है ना, कि भाई आक्रमण तो हमेशा इसी क्षेत्र से होता था, पंजाब हरियाणा वाले रास्ते से ही बाह्य आक्रमण होता था। उन्हें पता है कभी भी हमला हो सकता है, तो तैयार ही रहते थे लड़ने के लिए। वो आगे भी लड़ाई एक महत्वपूर्ण पेशा रहेगा इधर, आत्मरक्षा के लिए भी तैयार रहता है ना इंसान। आप देखोगे पंजाब वगैरह में जो फोक डांस वगैरह भी है, म्यूजिक वगैरह भी है, वो सब एक अलग ही बीट उसका होता है। भांगड़ा भी आपको एक वार वाली शैली में लगेगा, आपको जैसे लड़ने के लिए तैयार हो, मतलब ठीक है। आप त्योहार वगैरह भी देखोगे आप उस तरह से, बहुत टाइम टेकिंग नहीं होने। बंगाल में कोई उत्सव है तो पता चलता 3 दिन तक चलेगा, दक्षिण भारत में 7 दिन तक चलेगा, हमले तो वहां पहुंचते पहुंचते टाइम लगेंगे। इधर त्योहार वगैरह भी चंद घंटों का होगा, ठीक है। कॉन्सेप्ट खान पान का, जैसे तंदूर लगा दिए तो कई परिवार के लोग एक ही साथ बैठ कर उसमें रोटी सेक रहे हैं। एकजुटता पे बहुत ज्यादा यहाँ बल, कब जरूरत पड़ जाए रक्षा की, मतलब आप कहीं ना कहीं परिस्थितियां भी कल्चर को प्रभावित करती है। साझा चूल्हा का कॉन्सेप्ट देखोगे आप, ठीक है, तो कहीं ना कहीं आप नोटिस करोगे ना आप, तो उसका उस समय के राजनीतिक परिवेश से बड़ा गहरा संबंध है जो कल्चर इवॉल्व किया है, ठीक है। दक्षिण में पूरब की तरफ, जितना पूरब की तरफ जाओ, यूपी में थोड़ा और आगे की तरफ बढ़ जाओ, पूर्वांचल में बिहार की तरफ जाओ, तो फिर बंगाल की तरफ जाओ, तो फिर वो अलग, क्योंकि वो आक्रमणकारियों की वो इंटेंसिटी नहीं होती थी वहां, जो हम दिल्ली तक ही उनका गोल होता था मध्यकाल में। सांस्कृतिक आपको चेंजेस दिखेंगे, बहुत सारे बदलाव दिखेंगे आपको। तो कृषि के क्षेत्र में ये सब बदलाव और चीजें बदली हैं इस दौर में। अगला पॉइंट है शिल्प के क्षेत्र में। लिखें, भारत के पारंपरिक शिल्पों का महत्व बढ़ा, पारंपरिक शिल्पों का महत्व बढ़ा, जैसे कपड़ा, रेशम, आभूषण इत्यादि से संबंधित शिल्प। अगला पॉइंट लिखें, तुर्कों के आगमन के पश्चात शिल्प के क्षेत्र में भी कई महत्वपूर्ण परिवर्तन देखे जा सकते हैं। जैसे, ठीक है, कई महत्वपूर्ण परिवर्तन देखे जा सकते हैं, लेकिन जैसे चरखा का प्रचलन, चरखा का प्रचलन, ठीक है, लेकिन इससे धागे का निर्माण तेजी से होने लगा, ठीक है। ये ईरान से आया था ये भी चरखा, वही चरखा जो गांधी जी, जिसको उन्होंने आजादी का प्रतीक बना दिया था। गांधी जी चाहते थे तिरंगा में चक्र की जगह चरखा ही हो, ठीक है। गांधी जी की भी हर बात नहीं मानी जाती थी, है ना, बहुत सारी बात नहीं मानी जाती थी, ठीक है। तो इसको लोकतंत्र कहते हैं कि आप सर्वोच्च नेता होते हुए भी आपकी बात सहमति नहीं बन पा रही, भाई आपकी बात नहीं चलेगी, तो इसको लोकतंत्र कहते हैं, है ना। चरखा आया, और अब जब तक मशीन नहीं आएगा तब तक चरखा सबसे बड़ा सोर्स बना रहेगा, हजारों साल, कई सौ साल तक। इसी में लिखें आप अगला पॉइंट,
लिखें, रुई की सफाई के लिए धनुक, रुई की सफाई के लिए धनुक का प्रचलन। ठीक है। आप जो ये आप रजाइयां या गद्दा या तोशक वगैरह देखते हैं, उसमें आप रुई की सफाई की जाती है। फिर रुई को बार बार यूज करेंगे तो बैठ जाता है, तो जो गर्माहट होनी चाहिए वो रहता नहीं उसमें, तो दोबारा उसकी साफ सफाई ये तुर्कों के आने के बाद शुरू हुआ और ये आज भी चल रहा है धनुक। ठीक है, धनुक आज भी प्रयोग है। अपनी कोचिंग के आसपास ही जो गद्दे का दुकान है वहां पे भी देखेंगे आप। ठीक है, यहाँ जो क्लास चल रही है उसमें भी धनुक का इस्तेमाल किया जाता है अभी भी। तुर्कों के समय से चला आ रहा है धनुक। ठीक है, आगे लिखें आप, कागज का बड़े पैमाने पर निर्माण प्रारंभ। ठीक है, कागज का बड़े पैमाने पर निर्माण प्रारंभ। नेक्स्ट पॉइंट लिखें आप, देखिए, बर्तनों पर कलई, बर्तनों पर कलई नामक शिल्प का प्रचलन। इसमें क्या होता है, जस्ता का लेप लगाया जाता है। ठीक है, जस्ता का लेप लगाया जाता है। खान पान में खूब इस तरह के बर्तन का उपयोग किया जाता है। अभी भी जो दिल्ली में भी जो पुरानी दिल्ली का इलाका है, खास करके आप समझिए जामा मस्जिद के पीछे का कुछ पुराने तौर तरीके के मुगलई खान पान की जो चीजें हैं, वहां पे निजामुद्दीन एरिया में भी कुछ कुछ ऐसे होटल वगैरह है जहां पे कलई वाले बर्तन बहुत सारे उपयोग किए जाते हैं होटल वगैरह में। ठीक है, तो कलई का प्रचलन हुआ है ना, बर्तनों पे एक लेप लगाया जाता है। आगे लिखें आप, आसवन विधि, फर्मेंटेशन, आसवन विधि का प्रसार हुआ। आसवन विधि, फर्मेंटेशन का भी प्रसार ज्यादा हुआ। ठीक है, एक और लिख लें आप, देखिए, सैन्य क्षेत्र से संबंधित कुछ शिल्पों का प्रचलन बढ़ा। सैन्य क्षेत्र से संबंधित कुछ शिल्पों का प्रचलन बढ़ा, देखिए आप, जैसे घोड़े से संबंधित जिन, रकाब, नाल, घोड़े से संबंधित जिन, रकाब, नाल, इत्यादि कर दीजिए आप। रकाब, नाल इत्यादि। घुड़सवारी जब हम करते हैं ना, जैसे घोड़े पे जब हम बैठते हैं या जो हम पैर रखते हैं, है ना, या घोड़े का जो खुर होता है उसको सुरक्षित रखने के लिए नालबंदी की जाती है। ठीक है, तो वो लोहे का या किसी धातु का ही होगा ताकि वो मजबूत रहे उसका। चमड़े का जिन, देखो आप जब घुड़सवारी करोगे तो चमड़े का जो जिन होता है वो काफी बढ़िया, उससे बैलेंस बनता है घुड़सवारी करने में। इन सब चीजों का प्रचलन बढ़ा। चमड़े का उपयोग भारत में नहीं होता था, कम होता था। घुड़सवारी तो थी भारत में, पर चमड़े का ज्यादातर लोग उपयोग उसे अपवित्र मानते थे। पूजा पाठ में अभी भी देखेंगे आप, चमड़े की चीजों को कहा जाता है भाई आप, आपके पास वॉलेट हो, बेल्ट हो, तो आप वो सब निकाल दीजिए, हटा दीजिए आप, है ना, मतलब पूजा पाठ में उसे अपवित्र माना जाता था। बट उससे क्या होता है, घुड़सवारी बेहतर होती है, पकड़ ज्यादा बनती है। अब तुर्कों का शासन है, घुड़सवार आपको बेहतर बनना है, तो आपको इन सब का उपयोग, इन सब शिल्पों का प्रचलन बढ़ा। ये जो मैं आपको बता रहा हूं कृषि और क्षेत्र में, जैसे इस बार मेंस में एक सवाल आया था कि सल्तनत काल में तकनीकों के प्रचलन के बारे में बताइए और उसका समाज पर क्या प्रभाव पड़ा।
जो सवाल इस बार मेंस में पूछा गया है बेसिकली यही पूछा गया है जो मैं आपको लिखा रहा हूं। स्ट्रेट सवाल है, बट ज्यादातर क्या होता है, जो आप कोई भी कल्चर पे किताब उठा के देखिए, जैसे मैं बार बार कहता हूं कि क्या होता है जब किताब आप जो प्रिंट होकर के आता है उसमें सब टॉपिक को महत्व, अब हो सकता है जब नई प्रिंटिंग आएगी तो उसमें एक चैप्टर ये लोग जोड़ देंगे। और चूंकि हम लोग हॉलिस्टिक तैयारी क्यों कर रहे हैं, या शुरू से देखिए हम कहते हैं कल्चर में थोड़ा तकनीक वगैरह को भी जानिए, विज्ञान तकनीक को भी। उसका रीजन है कि उसमें से बहुत सारी चीजें आज भी जीवन में प्रचलित है। अब घोड़ों से संबंधित